Rule number 1, never lose your money. Rule number 2, never forget rule number 1. Hello friends, my name is Swansingh Sarangdev. I welcome you all on my YouTube channel Social Wisdom JBN. तो आज फिर हमारी मुलाकात हुई है एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का जो थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, उसका इंट्रोडक्शन अपन इस चैप्टर में देखेंगे। इस मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें डिस्कस करें वो आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत से हमें यह जानना जरूरी है कि जो पैसा अपन यूज करते हैं आज, हर कोई इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। हर कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और पैसे की इम्पोर्टेंस ही इतनी ज़्यादा है कि हर कोई इंसान एस्पायर करता है कि उसके पास पहले से ज़्यादा पैसे हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर के अंदर देखिए, अपन जो मनी एंड क्रेडिट के इर्द गिर्द जो जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जब भी हमारे दिमाग में पैसे की बात आती है तब ये सवाल हमारे दिमाग में नहीं आता है कि इस मनी का क्या कोई इतिहास रहा होगा, कोई हिस्ट्री रही होगी इसकी। यस, डेफिनेटली रही होगी। क्या कोई ऐसा ज़माना था जिस समय विदाउट द यूज़ ऑफ मनी हम चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे? जी हाँ, आपने सुना होगा, उसको अपन बार्टर सिस्टम बोलते हैं। उस ज़माने के अंदर मनी को यूज़ किए बिना, मनी होता ही नहीं था, मनी यूज़ किए बिना चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। क्या उस टाइम पर कोई समस्या आती थी सामने? जी हाँ, बिल्कुल आती थी। उस समस्या को क्या बोलते थे अपन, वो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें पढ़ने के बाद आज अपन जो पैसे की बात करते हैं, अपन बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो मनी क्या करता है कि एक मीडियम का काम करता है। मीन्स जो भी आप एक्सचेंज करते हैं उसका एक मीडियम है। तो मनी को हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करेंगे? मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीन्स मनी का रोल क्या होता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल होता है। ये बात पूरी अलग है कि हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन इसकी तह में अगर अपन जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक मीडियम का काम करता है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे कि देखिए, पहले के टाइम पर मीन्स बार्टर सिस्टम के अंदर जब पैसा नहीं हुआ करता था तब चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे और उस समय क्या होता था कि एक समस्या आती थी। उस समस्या को बोलते हैं अपन डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। इसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे इसको अपन। और अगर मैं बीच में इसको डिस्कस करूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समझ लीजिए उस जमाने में पैसे नहीं थे। जैसे एक इंसान है जिसको शूज़ चाहिए लेकिन उसके पास देने के लिए वीट है, तो उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसे वीट लेने हो और जिसे शूज़ बेचने हो। तो आप समझ गए होंगे, ऐसी सिचुएशन को ढूंढना ही बड़ा मुश्किल होता है। इसको क्या बोलेंगे अपन? डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स बोलेंगे। इसके बाद फिर अपन क्या देखेंगे? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज जो हमारे पास पैसे होते हैं वो नोट्स की फॉर्म में होते हैं, कॉइन्स की फॉर्म में होते हैं, इवन जो बैंक के अंदर आपके डिपॉजिट्स हैं। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अपन सारे काम फ़ोन से ही कर लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है आज के ज़माने में। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को अपन देखने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर भी सब पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर करेंसी है, करेंसी को अपन दो तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पर पेपर नोट्स हैं और सेकंड यहाँ पर है कॉइन्स। देखिए, यहाँ पर अपन क्या है, थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले ज़माने के जो कॉइन्स हुआ करते थे, जैसे गोल्ड कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन, उनकी वैल्यू हुआ करती थी, खुद की वैल्यू हुआ करती थी। और आज के ज़माने में जो ये कॉइन्स हैं, इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती है। फिर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अगर जब इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती है तो फिर इनको अपन क्यों एक्सेप्ट करते हैं, या फिर कोई पर्सन क्यों इसे एक्सेप्ट करता है? इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। बीच में ही अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि इन पेपर नोट्स और कॉइन्स की खुद की वैल्यू नहीं होती, इससे क्या मतलब निकलता है हमारा? इससे मतलब बड़ा सीधा निकलता है। जैसे कि एक कॉइन है गोल्ड का और एक कॉइन अपन 10 रुपए का मान लो आप, किसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा है? तो इन दोनों कॉइन्स के अंदर किसकी वैल्यू ज़्यादा है? आप समझ सकते हैं, गोल्ड के कॉइन्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि आज के जो कॉइन्स होते हैं और जो पेपर करेंसी होती है ना, इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है। फिर इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, डिपॉजिट्स विद बैंक्स। मीन्स मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर जो बैंक के अंदर डिपॉजिट पड़ा है ना, वो भी आपका मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में ही आता है। और डिपॉजिट्स विद बैंक के साथ कुछ फैसिलिटीज अपने को मिलती है, जैसे कि डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट। वो भी अपन इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे चेक पेमेंट्स। चेक पेमेंट्स में अपन ये सीखने की कोशिश करेंगे कि चेक ऐसी चीज़ है
जिससे आप किसी को केस दिए बिना ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हैं, है ना। और इस चेक के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें आती है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स देखेंगे। मतलब ये हुआ कि जब भी अपन बात करते हैं पैसों की, तो बिना बैंक के अपन बात कर नहीं पाएंगे। मीन्स जब भी मनी रिलेटेड बातें होगी तब बैंक्स का रोल अटमोस्ट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखिए, अगर हमारे पास सरप्लस मनी है तो हम कहाँ जाएंगे? हम बैंक के पास जाएंगे। हम हमारा पैसा कहाँ रखना चाहेंगे? बैंक के अंदर रखना चाहेंगे। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। हम हमारा पैसा बैंक में रखना चाह रहे हैं, क्यों रखना चाह रहे हैं? बिकॉज हमारे पास सरप्लस है। उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जैसे कि हमारा पैसा बैंक में रहेगा तो सबसे सिक्योर रहेगा। इसके साथ साथ जो नंबर 2 पर आता है इसका यूज, वो ये है कि बैंक इसके बदले हमें क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो बैंकों का रोल यहाँ पर बहुत प्राइम हो जाता है। बैंक यहाँ पर सिर्फ पैसा लेते ही नहीं है, पैसा देते भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक यहाँ पर लोन्स एक्सटेंड करते हैं। तो लोन एक्टिविटीज को अपन यहाँ देखने वाले हैं। जब लोन एक्टिविटीज की अपन बात करेंगे तो बैंक के बारे में भी अपन समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक की इनकम कहाँ से आती है, मीन्स ये इनकम जनरेट कहाँ से होती है। फिर अपन देखेंगे कि जो लोन ये एक्सटेंड करते हैं कितना परसेंट इनको रखना जरूरी होता है, जो लोन के तौर पर इनको आगे देना होता है। फिर ये लोन जो लोग लेते हैं, जैसे कि कोई भी इंसान है उसको कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो अमीर है या गरीब, कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, उसको लोन लेने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आगे से आगे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको पैसा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कर्ज लेने की बात आती है वो अलग अलग सोर्सेज से ली जाती है। यहाँ पर फर्स्टली अपन जो है डिस्कस करेंगे कि बैंक जब किसी को लोन देता है तब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लेता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ने लोन लिया है तो लोन उसको हेल्प करेगा या लोन उसको पहले की सिचुएशन से और उसको बुरी सिचुएशन में डाल देगा, ये भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अपन 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस को पढ़ने वाले हैं। मीन्स फर्स्ट क्रेडिट सिचुएशन के अंदर अपन यहाँ पर सलीम का केस देखने वाले हैं, जिसके अंदर लोन उसको हेल्प करेगा, उसकी सिचुएशन को पहले से इंप्रूव कर देगा। और नंबर 2 केस अपन पढ़ेंगे स्वप्ना का, जिसके अंदर उसकी सिचुएशन लोन लेने के बाद और वर्स हो जाती है, मीन्स उसकी सिचुएशन पहले से बिगड़ जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन दोनों ने लोन लिया तो फिर दोनों की सिचुएशन अलग अलग क्यों? इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल होता है। जो जिस वजह से आप लोन लेना चाहते हैं, जिस काम को करने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, उस काम में रिस्क कितना है। अगर उस काम में रिस्क कम है तो लोन आपको हेल्प करेगा। उस काम में अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि ये लोन आपके लिए उल्टा पड़ जाए, पहले की सिचुएशन से आपको और बुरी सिचुएशन में डाल सकता है। नेक्स्ट अपन इसमें क्या डिस्कस करेंगे? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर अपन किसी से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो जो कर्जा देने वाला है वो कर्जा आपको ऐसे ही नहीं देता है, वो लोन आपको ऐसे ही नहीं देता है। लोन देने के साथ साथ उसको कुछ गारंटी भी देनी होती है। उस गारंटी को अपन यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ों के साथ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपन जब भी बात करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर कि अगर किसी से कोई पैसा उधार लेता है तो वहाँ पर उसको इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना होता है। साथ साथ कोलेट्रल चीज़ क्या होती है, जो अपन डिस्कस कर रहे थे, गारंटी वाली बात, तो कोलेट्रल यहाँ पर डिसाइड होता है। कोलेट्रल के साथ साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि अगर बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सैलरी स्लिप्स होती हैं, सर्विस रिकॉर्ड्स होते हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज़ आती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर, वो है मोड ऑफ पेमेंट, कि जब आप रीपे करेंगे लोन को तब आप किस तरीके से करना चाहेंगे, वो भी अपन इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स के अंदर अपन डिफरेंट सोर्सेज से लोन यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट सोर्सेज से अगर अपन लोन लें तो कौन सा लोन ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स की। मतलब ये कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स अगर अपन देखें तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर एक तो बैंक्स आते हैं और दूसरे आते हैं इसमें कोऑपरेटिव्स। अगर इन दोनों सोर्सेज से लोन लिया जाए तो लोन आपका थोड़ा सस्ता रहने वाला है, मीन्स उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो थोड़ी कम होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी कम हो जाती है। फिर अगर अपन डिस्कस करें कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर उनसे अपन पैसा उधार लेते हैं तो पूरे पूरे चांसेस है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगे। तो ये अपन यहाँ पर क्लियर डिस्टिंक्शंस देखने वाले हैं 3 केसेस के साथ। वी विल टेक 3 एग्जाम्पल्स and in these 3 examples we will take different kinds of situations like
एक कोई फॉर्मल सेक्टर से ले रहा है तो बाकी जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेंगे, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगने की वजह से उसका जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट बहुत कम होता है। यहाँ पर देखिए अपन 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट श्यामल का है, फिर सेकंड यहाँ पे अरुण का है, और फिर थर्ड एग्जाम्पल इसमें रमा का। इन तीनों में से सबने लोन लिया, लेकिन किसका लोन ज़्यादा सस्ता है? मीन्स जिसकी इंटरेस्ट रेट कम है, ऑब्वियसली उसका लोन क्या होने वाला है? सस्ता। मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरोविंग उसकी कम होने वाली है। मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से जितना भी आपका प्रोडक्शन होने वाला है, जितना भी आपका इनकम होने वाली है वहाँ से, उसका कम से कम पार्ट आपको लोन को रीपेमेंट करने में लगेगा। आपकी इनकम पहले से ज़्यादा होगी, आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखेंगे लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। देखिए, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स के अंदर भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये समझेंगे कि ये कोऑपरेटिव्स कैसे काम करती है, मेंबर्स कितने होते हैं, मेंबर्स के साथ साथ इसमें अपन देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। अच्छा, अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहे तो फिर इसके साथ क्या सिचुएशन बनती है? फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर रेगुलर सेविंग्स होती रहती है तो फिर एक समय के बाद बैंक से लोन लेने में ये जो कोऑपरेटिव्स होती है वो एलिजिबल होती है। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर कृषक कोऑपरेटिव्स का। क्लियर? वो अपन बात करेंगे इसमें। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट या फिर लोन। क्रेडिट को अपन लोन बोलते हैं। इन दोनों ही सेक्टर से अपन लोन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाए तो क्या क्या चीज़ें होगी, और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाए तो क्या क्या चीज़ें होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आती है, इसमें कोलेट्रल आता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं इसके अंदर, मोड ऑफ रीपेमेंट आता है। ये सारी चीज़ें अपन टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन दोनों के सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। भारत जैसे देश में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, पुअर ज़्यादा हैं, तो उनके लिए कौन सा लोन बेनिफिशियल होगा, फॉर्मल सेक्टर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर, वो अपन डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल्स के साथ। देखेंगे अपन यहाँ पर कि फॉर्मल सेक्टर की क्या लिमिटेशंस हैं। मीन्स ये मतलब निकलता है अपना कि जो गरीब लोग होते हैं, पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं, वो अगर उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोन कहाँ से लेते हैं? तो वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसके पीछे वजह अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फॉर्मल सेक्टर्स को जो अपना लोन है वो एक्सटेंड करना चाहिए इन लोगों के साथ जो गरीब होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं? डेफिनेटली यस। तो कैसे? नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करेंगे SHGs मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अपन देखेंगे कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर क्या होते हैं। ऐसे ग्रुप्स हैं जो किसी रूरल एरिया में होंगे और ये पुअर को ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, मीन्स कितने मेंबर होते हैं, कितनी सेविंग करते हैं, और रेगुलर सेविंग के बाद अगेन वापस अपन बात करते हैं कि कुछ समय बाद अगर ये सेविंग्स में रेगुलर हैं तो इनको बैंक से लोन मिल सकता है। तो जो बैंक से लोन मिलता है ये फर्दर उसको आगे डिसबर्स कर देते हैं, जिसको जितना रिक्वायर्ड है वो यहाँ से लोन ले लेता है। अब इस लोन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं इनके मेंबर्स, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अपन विमेन, स्पेशली विमेन की बात करेंगे यहाँ, और जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर विमेन को मिलता है कई सारी सोशल इविल्स को डिस्कस करने का, सोशल कस्टम्स को डिस्कस करने का, अपनी समस्याओं को वहाँ पर रखने का एक मौका इनको मिलता है, वो भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे अपन ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये हमारे इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। देखिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इस बैंक को शुरू किया था बांग्लादेश के अंदर, और गजब की सक्सेस इस बैंक से मिली। और इस बैंक के अंदर अगर अपन पुअर की बात करें तो 90% से ज़्यादा लोग इसमें पुअर हैं, और महिलाएं हैं खास तौर से। इसके चलते 2006 में उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ये भी अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सवाल आता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है, इस बैंकिंग सेक्टर को क्या कोई ऐसी बॉडी है, अथॉरिटी है जो इनको रेगुलेट करती है? फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, तमाम चीज़ें, इनको कौन सी ऐसी बॉडी है जो रेगुलेट करती है, सारे नियम कानून इनसे फॉलो करवाती है? तो वो बॉडी है RBI। तो अपन बीच में ही RBI का रोल भी अपन डिटेल से पढ़ने वाला है। इस RBI के बारे में कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। RBI कब एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, इसके गवर्नर कौन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तमाम चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय।